नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो ब्रिटिश भारत के इतिहास के मतलब उसकी नींव के पत्थर हैं। हाँ, ये उन लोगों की कहानी है जिन्हें हम गवर्नर जनरल कहते हैं। बिल्कुल, वो लोग जो एक ट्रेडिंग कंपनी के एजेंट से धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के कह सकते हैं बेताज बादशाह बन गए। आज हम 1773 से 1856 तक के दौर को समझने की कोशिश करेंगे। ये मतलब एक ऐसा दौर है जब रेलवे लाइनें भी बिछाई गईं और रियासतें भी छीनी गईं। सही। तो आज का हमारा बड़ा सवाल ये है, क्या ये जो सुधार और आधुनिकीकरण की बातें होती हैं वो वाकई भारत को बेहतर बनाने के लिए थीं, या फिर ये सब उस चिंगारी की वजह बने जो कुछ ही साल बाद मतलब 1857 में पूरे देश में फैल गई। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इन लगभग 80 सालों में जो फैसले लिए गए उन्होंने ही भारत के आने वाले समझिए 200 सालों की कहानी लिख दी। ये सिर्फ कुछ नाम या तारीखें नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक विदेशी ताकत ने इस विशाल देश पर अपनी पकड़ बनाई और उस पकड़ को बनाए रखने के लिए क्या क्या दांव पैंच अपनाए। तो चलिए इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए इस कहानी की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस पहले शख्स से जिसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, हाँ। तो 1773 में वो गवर्नर जनरल बने और दस्तावेज बताते हैं कि आते ही उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव की बनाई दोहरी सरकार को खत्म कर दिया। ये दोहरी सरकार क्या थी और इसे खत्म करना इतना बड़ा कदम क्यों था? दोहरी सरकार एक बहुत ही अजीब व्यवस्था थी। इसमें ऐसा था कि टैक्स वसूलने का अधिकार तो कंपनी के पास था, लेकिन कानून व्यवस्था और प्रशासन की जिम्मेदारी बंगाल के नवाब की थी। अच्छा, मतलब पैसा कंपनी के पास और सारी जिम्मेदारी नवाब की? बिल्कुल। इससे भयानक लूट और अराजकता फैली हुई थी। हेस्टिंग्स ने इसे खत्म करके पहली बार ये साफ कर दिया कि अब से बंगाल में हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी ही चलाएगी और जिम्मेदारी भी उसी की होगी। हाँ, जिम्मेदारी भी उसी की होगी। ये एक तरह से भारत पर ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत थी। अच्छा, तो उन्होंने सिस्टम को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, जिलों में कलेक्टर नियुक्त किए, अदालतें बनाई। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात का जिक्र है, कोड ऑफ जेंटू लॉज। ये क्या था? ये बहुत ही चालाक कदम था। क्या वो भारतीय कानून लिखवा रहे थे? हाँ, बिल्कुल। हेस्टिंग्स ये जानते थे कि वो अंग्रेजी कानून सीधे सीधे भारत में नहीं थोप सकते, तो उन्होंने पंडितों को बिठाकर पुराने संस्कृत ग्रंथों से कानूनों का एक संग्रह बनवाया और फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। इसका मकसद था भारतीय समाज को उन्हीं के कानूनों के जरिए समझना और फिर नियंत्रित करना। मतलब वो सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बल्कि एक सिस्टम बनाकर राज करना चाहते थे। सही बात। लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ सिस्टम बनाने तक तो सीमित नहीं रहा। दस्तावेजों में रोहिल्ला युद्ध, मराठा और मैसूर युद्धों का भी जिक्र है और उन पर इंग्लैंड में महाभियोग भी चला। हाँ। तो एक तरफ व्यवस्था, दूसरी तरफ लड़ाइयाँ। यही इस पूरे दौर का विरोधाभास है। एक तरफ प्रशासनिक ढांचा बनाना और दूसरी तरफ युद्ध के जरिए साम्राज्य का विस्तार करना। और महाभियोग इसी वजह से चला कि उन्होंने बनारस के राजा चैत सिंह से जबरदस्ती पैसे वसूले और अवध की बेगमों की संपत्ति जब्त कर ली। उन पर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लगे थे। भले ही वो बाद में बरी हो गए, लेकिन इसने यह साफ कर दिया कि गवर्नर जनरल की ताकत बेलगाम नहीं हो सकती। तो हेस्टिंग्स ने एक ढांचा तो बना दिया, पर वो काफी हद तक भारतीय तरीकों पर आधारित था। अगला जो बड़ा नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऐसा लगता है कि उसका मिशन इस पूरे सिस्टम को ब्रिटिश बनाना था। बिल्कुल। उन्हें सिविल सेवाओं का जनक भी कहा जाता है। और सिविल सेवाओं का जनक कहना एक तरह से सही भी है और गलत भी है। उन्होंने नींव तो रखी, पर ये एक ऐसी कवर्नेंटेड सिविल सर्विस थी जो जानबूझकर भारतीयों को ऊंचे पदों से दूर रखने के लिए बनाई गई थी। अच्छा। उनका मानना था कि हर भारतीय भ्रष्ट होता है, इसलिए उन्होंने पूरे सरकारी सिस्टम को अंग्रेजी रंग में रंग दिया। उनके कॉर्नवालिस कोड का भी बहुत जिक्र होता है। कानूनों को संहिताबद्ध किया। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब था? मतलब ये कि कानून तो पहले भी थे, पर वो बिखरे हुए थे और अक्सर शासक की मर्जी पर चलते थे। कॉर्नवालिस ने पहली बार एक रूल बुक बनाई। उन्होंने 3 चीजों को साफ साफ अलग कर दिया: टैक्स वसूलने वाला प्रशासन, न्याय देने वाली अदालतें और व्यापार करने वाली कंपनी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर का काम सिर्फ टैक्स लेना है, जज का काम सिर्फ न्याय करना है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट भारत के लिए बहुत नया था। और इसी के साथ उन्होंने 1793 में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट भी लागू किया।
सुनने में तो अच्छा लगता है, स्थायी। पर इसका किसानों पर क्या असर हुआ? ये अंग्रेजों के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन भारतीय किसानों के लिए मतलब पूरी तबाही। तबाही। हाँ, अंग्रेजों ने जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया और कहा कि तुम हमें हर साल एक तय रकम टैक्स के तौर पर दोगे, चाहे फसल हो या ना हो। अच्छा। और बदले में तुम किसानों से जितना चाहो वसूल सकते हो। इससे कंपनी की आमदनी तो फिक्स हो गई, लेकिन जमींदारों ने किसानों का भयानक शोषण शुरू कर दिया। मतलब किसान अपनी ही जमीन पर किराएदार बन के रह गया। बिल्कुल। और यहीं से ग्रामीण भारत की आर्थिक कमर टूटने की शुरुआत हुई। मतलब कंपनी ने अपनी कमाई पक्की करने के लिए किसानों को जमींदारों के रहमो करम पर छोड़ दिया। कॉर्नवालिस के बाद दस्तावेजों में लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आता है और उनकी सहायक गठबंधन प्रणाली। ये क्या बला थी? सहायक गठबंधन ब्रिटिश विस्तार का शायद सबसे धूर्त तरीका था। ये एक तरह का प्रोटेक्शन रैकेट था। प्रोटेक्शन रैकेट। हाँ। अंग्रेज किसी भारतीय राजा के पास जाते और कहते, हम आपको आपके दुश्मनों से बचाएंगे। इसके लिए बस हमारी एक सेना अपनी राजधानी में रखनी होगी और उसका सारा खर्चा उठाना होगा। और दरबार में एक ब्रिटिश अफसर भी रखना होता था। हाँ, जिसे रेजिडेंट कहते थे। और राजा मान जाते थे? कई राजाओं के पास कोई चारा नहीं होता था, लेकिन एक बार संधि पर दस्तखत करने का मतलब था अपनी आजादी खो देना। अब राजा अपनी मर्जी से किसी दूसरे राज्य से बात नहीं कर सकता, अपनी सेना नहीं रख सकता, और वो ब्रिटिश रेजिडेंट उसके हर काम में दखल देता था। मतलब बिना गोली चलाए पूरा राज्य कंपनी के कंट्रोल में। हैदराबाद के निजाम पहले थे, है ना? हाँ, 1798 में वो इस जाल में फंसने वाले पहले शासक थे। तो एक तरफ वेलेस्ली की ये सहायक गठबंधन जैसी सॉफ्ट पावर थी, तो दूसरे तरफ लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे लोग थे जो सीधी लड़ाई में यकीन रखते थे। ये बदलाव नहीं था, ये रणनीति का हिस्सा था। जो राज्य सहायक गठबंधन से काबू में नहीं आए, उन्हें युद्ध से जीता गया। अच्छा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में अंग्रेजों ने यही किया। उन्होंने नेपालियों के साथ युद्ध किया, मराठाओं की बची खुची ताकत को तीसरे मराठा युद्ध में पूरी तरह कुचल दिया। और पिंडारियों का भी दमन किया। हाँ, उनके कार्यकाल के अंत तक लगभग पूरे भारत पर पंजाब और सिंध को छोड़कर अंग्रेजों का सीधा या घुमावदार नियंत्रण हो चुका था। और इसी दौर में जमीन से टैक्स वसूलने के नए तरीके भी आए। मद्रास में रैयतवाड़ी और उत्तरी भारत में महालवाड़ी। इनमें क्या फर्क था? फर्क बस इतना था कि अंग्रेज टैक्स ले किससे रहे हैं। जैसे रैयतवाड़ी में वो सीधे हर किसान यानी रैयत के पास गए, और महालवाड़ी में उन्होंने पूरे गांव यानी महाल को एक यूनिट माना। लेकिन मकसद एक ही था, तरीके अलग अलग थे। ये तो साफ है कि 1833 तक कंपनी एक व्यापारिक संस्था से एक विशाल साम्राज्य की शासक बन चुकी थी। और इसी साल एक बड़ा बदलाव हुआ। 1833 के चार्टर एक्ट के साथ बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और इस पद पर बैठने वाला पहला शख्स था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और बेंटिंग का दौर एक नए चरण की शुरुआत करता है। अब तक जोर मुख्य रूप से युद्ध और प्रशासन पर था। बेंटिंग ने एक नया आयाम जोड़ा, सामाजिक सुधार। और उनके सुधारों की लिस्ट तो काफी लंबी है। 1829 में सती प्रथा पर रोक, ठगों का दमन, ये बहुत बड़े कदम थे। बेशक, और इन सुधारों के पीछे राजा राम मोहन रॉय जैसे भारतीय समाज सुधारकों का भी बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन अंग्रेजों के नजरिए से देखें तो इसका एक और मकसद था। वो ये दिखाना चाहते थे कि उनका शासन सिर्फ लूटने के लिए नहीं, बल्कि भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए भी है। अच्छा, एक नैतिक आधार देने की कोशिश? बिल्कुल। इसी दौर में एक और बहुत बड़ा फैसला हुआ जिसने शायद हम सबको आज तक प्रभावित किया है। शिक्षा में अंग्रेजी को बढ़ावा देना। मैकाले का 1835 का प्रस्ताव। मैकाले का वो एक फैसला आज तक हमारे समाज पर उसका असर है। उनका साफ मानना था कि वो एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे जो रंग और खून से तो भारतीय हो, पर सोच, विचार और नैतिकता में अंग्रेज हो। बाबू वर्ग। हाँ, ये बाबू वर्ग जो ब्रिटिश राज को चलाने में मदद करता। और इसने एक ऐसा अंग्रेजी बोलने वाला वर्ग बनाया जो आज भी भारत में अफसरों की चाबी रखता है। लेकिन बेंटिंग के दौर में भी विरोधाभास तो कायम रहा। एक तरफ वो सती प्रथा बंद कर रहे थे, दूसरी तरफ मैसूर और कुर्ग जैसी रियासतों को ब्रिटिश राज में मिला भी रहे थे। हाँ, सुधार और साम्राज्यवाद हमेशा साथ साथ चल रहे थे। और अब हम इस दौर के अंतिम और शायद सबसे विवादास्पद गवर्नर जनरल पर आते हैं, लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 1856 तक। ये वो शख्स है जिनके नाम के साथ ट्रेन, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था भी जुड़ी है।
और सबसे ज्यादा रियासतों को हड़पने का कलंक भी। हाँ, डलहौजी मतलब ब्रिटिश साम्राज्यवाद और आधुनिकीकरण का एक तूफानी मिश्रण थे। वो बहुत ही कुशल प्रशासक थे। उन्होंने बॉम्बे से ठाणे तक भारत की पहली यात्री ट्रेन चलवाई, हजारों मील टेलीग्राफ लाइनें बिछवाईं। पोस्टल सिस्टम PWD। हाँ, और शिक्षा के लिए वुड्स डिस्पैच भी उन्हीं के समय आया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी उन्हीं के कार्यकाल की देन है। ये सब तो कमाल का आधुनिकीकरण लगता है। तो फिर डलहौजी इतने बदनाम क्यों है? क्या ये सब सुधार सिर्फ दिखावा थे? दिखावा नहीं, बल्कि जरूरत थे। ट्रेनें, फौज और कच्चा माल तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए जरूरी थीं। टेलीग्राफ दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण रखने के लिए जरूरी था। अच्छा। तो ये सुधार ब्रिटिश राज की पकड़ को मजबूत करने के औजार थे। बिल्कुल। और इसी पकड़ को मजबूत करने का दूसरा तरीका था डलहौजी की विलय की नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। जी। ये क्या था? ये एक बेहद विवादास्पद नियम था। इसके मुताबिक अगर किसी राजा की अपनी कोई संतान नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद तो ले सकता था, लेकिन उस गोद लिए हुए बच्चे को रियासत का वारिस नहीं माना जाएगा। मतलब राजा की मौत के बाद? राजा की मौत के बाद वो रियासत सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाएगी। ये भारतीय परंपरा का सीधा अपमान था। और इसी नियम से उन्होंने सतारा, नागपुर और झांसी को हड़प लिया। झांसी, हाँ, सबसे मशहूर झांसी। तो एक तरफ वो विधवाओं के पुनर्विवाह का कानून बना रहे थे और दूसरी तरफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अधिकार छीन रहे थे। यही डलहौजी का असली चेहरा है। उन्होंने सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का ही इस्तेमाल नहीं किया, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया, दूसरा सिख युद्ध लड़कर पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। मतलब उनके 8 साल के कार्यकाल में ब्रिटिश भारत का नक्शा बहुत तेजी से बदला। बहुत तेजी से। तो 1773 से 1856 तक का ये दौर, ये बदलावों का एक तूफान था। एक ऐसी मशीनरी तैयार की गई जो भारत पर लंबे समय तक राज कर सके। बिल्कुल। इस पूरे दौर की दोहली प्रकृति साफ दिखती है। एक तरफ प्रशासन, शिक्षा और रेलवे जैसे आधुनिक सुधार थे, तो दूसरी तरफ लगातार युद्ध, विलय और ऐसी आर्थिक नीतियां थीं जिन्होंने भारत के पारंपरिक ढांचे को मतलब पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। और हर सुधार के पीछे कहीं न कहीं ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने का मकसद छिपा था। हाँ। तो इन सब का मतलब क्या है? मंच तैयार हो चुका था। 1856 तक ब्रिटिश राज का प्रशासनिक और सैन्य ढांचा अपनी पूरी ताकत में था और इन सारे बदलावों ने जबरदस्त तनाव पैदा कर दिया था। ये दस्तावेज 1856 पर आकर खत्म होते हैं, जो 1857 के महाविद्रोह से ठीक 1 साल पहले का समय है। अब जब हम इन दशकों के तेज बदलावों, हड़पी गई रियासतों, टूटी हुई परंपराओं को देखते हैं तो ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, क्या सुधार और दमन का यही मिला-जुला दौर उस भयानक विद्रोह के बीज बो रहा था जो बस 1 साल बाद भड़कने वाला था? ये सवाल हमें इस तेजी से हुए बदलाव की असली कीमत और उसके परिणामों पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।